मैं डॉक्टर सुलोचना शर्मा आज आप लोगों से एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नेक्स्ट जो पार्ट है पेनक्रियाज उसके बारे में बात करूँगी। पेनक्रियाज की जो सिचुएशन होती है वो इंटेस्टाइन के जहाँ से शुरू होती है वहाँ और जो स्टमक होता है उसके बीच में ये ऑर्गन पाया जाता है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके जो 3 पार्ट्स होते हैं बीटा सेल्स का अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स, इनसे 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज़ होता है और जो डेल्टा सेल है उनसे सोमेटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज़ होता है। और आप लोगों को यदि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यदि जानना है तो इसमें जो पेनक्रियाटिक एसिनाई प्रेजेंट होते हैं और इन एसिनाई के बीच में कुछ बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स होते हैं और कुछ आइसलेट्स ऑफ लेगरहेंस होते हैं और इनमें जो अल्फ़ा बीटा और डेल्टा सेल्स हैं इनसे ये 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो इंसुलिन के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करेंगे कि इंसुलिन जो है वो एक प्रो हार्मोन के रूप में प्रेजेंट होता है और एक रेगुलर प्रोटीन सिंथेसिस के तरह इसका निर्माण होता है जो कि गोल्गी एपरेटस में इसका सिंथेसिस होता है और इसको ब्लड में मतलब अनबाउंड फॉर्म में सिक्रेट किया जाता है और इसका जो हाफ टाइम है वो 6 मिनट्स होता है। और ये क्या करता है कि जो टारगेट सेल्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स के साथ में कंबाइन हो जाता है और जो बचा हुआ जो एंजाइम होता है जो ब्लड में रिमेनिंग एंजाइम होता है वो लीवर में जाकर के इंसुलिनेज की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट सेल पर ये किस तरह से काम करता है। तो टारगेट सेल पर इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन उनके साथ अटैच हो जाता है और उसके अटैच होने के बाद में उन जो सेल्स हैं उन पे क्या इफेक्ट आते हैं कि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो ग्लूकोज के लिए परमिएबल हो जाती है और अमीनो एसिड्स के लिए मोर परमिएबल हो जाती है। पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट आयंस के लिए मोर परमिएबल हो जाती है और जो इंट्रासेल्यूलर एंजाइम्स हैं उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट जो है वो स्लो होता है। रेट ऑफ ट्रांसलेशन जो है मैसेंजर आरएनए का उस पर भी स्लो इफेक्ट होता है और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है उस पर भी स्लो इफेक्ट होता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या इफेक्ट होता है। इंसुलिन जो है वो मसल्स में जो ग्लूकोज का जो परमिएबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है, 10 to 20 फोल्ड्स इंक्रीज़ कर देती है और लिवर में जो ग्लाइकोजन होता है उसके अमाउंट को इंक्रीज़ कर देती है क्योंकि जो लिवर फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है वो उसकी प्रोसेस को इनहिबिट करती है और उसकी प्रोसेस को इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट नहीं हो पाता और ग्लूकोकाइनेज जो है उसकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर देती है जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज जो है उसका फॉस्फोराइलेशन होकर के वो मोर मतलब क्या कहते हैं ना फॉस्फोराइलेशन से इसका डिफ्यूज़न जो है वो बहुत कम हो जाता है और इसके अलावा ग्लाइकोजन सिंथेसिस के जो एंजाइम हैं उनकी एक्टिविटी को भी एनहेंस करती है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लिवर में इसका ये रोल है और दूसरे और इफ़ेक्ट्स जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन के क्या है कि ये ग्लाइकोजन स्टोरेज से ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने पर यदि ग्लाइकोजन स्टोर पहले से है और ग्लूकोज फिर से भी एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है तो उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इंसुलिन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो इंसुलिन इंक्रीज जब होता है तो इंक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक बाय मोस्ट ऑफ द सेल्स। तो जब कभी भी इंसुलिन ब्लड में मौजूद है तो जो भी सेल्स जहाँ पर भी रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं उन वहाँ पर ग्लूकोज का अपटेक जो है वो बढ़ जाता है एक्सेप्ट ब्रेन में ऐसा नहीं होता बिकॉज इट इज़ परमिएबल टू ग्लूकोज ऑलवेज। ठीक है, और फैट मेटाबॉलिज्म किस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि
इट लीड्स टू द फैट स्टोरेज इन एडिपोज टिश्यूज़। उसके पीछे क्या रीज़न है कि कुछ ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लाइकोजन फॉर्म होता है, तो ये ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में और लिवर में फैट्स में कन्वर्ट होकर के और वो डिपॉजिट हो जाता है। और फैटी एसिड्स का जो लिवर में सिंथेसिस है उसमें मेनली स्टोरेज की फॉर्म में ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। नाउ इंसुलिन का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है? तो ये जो है प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं उनको सेल्स में ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करता है, स्पेशली ल्यूसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, इन सबको। और मैसेंजर आरएनए का जो ट्रांसलेशन है उनको इंक्रीज़ करता है। ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको इंक्रीज़ करता है। प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है और अमीनो एसिड्स जो है सेल से रिलीज़ करने को भी डिक्रीज़ करता है। और इसके अलावा इंसुलिन जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसको भी डिक्रीज़ करता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है कि ग्लूकोज का किसी और सबस्ट्रेट से निर्माण होना, जैसे कि यदि कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से निर्माण होता है तो वो तो ग्लूकोजेनेसिस है, लेकिन यदि अदर देन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट जैसे कि प्रोटीन या फैटी एसिड से ग्लूकोज बनता है तो उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है उसको डिक्रीज़ करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज़ करता है। तो इस वजह से जो अमीनो एसिड्स हैं उनसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि जो इंसुलिन है वो ग्रोथ के लिए भी असेंशियल होता है। इंसुलिन सिक्रीशन को कंट्रोल कैसे करते हैं? ये मेनली ब्लड ग्लूकोज के द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि ब्लड में यदि ग्लूकोज की मात्रा है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है। जब तक ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा रहती है तब तक इंसुलिन रिलीज़ होता रहता है। तो इसका जो फीडबैक रिलेशनशिप है वो है ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पर। तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हुआ वैसे ही इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है और 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड ग्लूकोज से ज़्यादा आने पर रेट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो राइज हो जाता है। तो और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं कि जैसे अमीनो एसिड्स यदि इंक्रीज़ हुए ब्लड में तो भी इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन जैसे कि गैस्ट्रीन है, सिक्रिटीन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड्स हैं GIP, तो इनकी वजह से भी इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है और दे आर रिलीज्ड आफ्टर मील्स। जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से ग्लूकोज बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो इन सब की वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ दूसरे हार्मोन्स हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, ग्लाइकोजन है, लेसर एक्सटेंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, इन सब की वजह से भी इंसुलिन का सिक्रीशन स्टिम्युलेट होता है। और कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं वो भी पेनक्रियाज में इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या है ब्लड ग्लूकोज में, इसके रेगुलेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है कि ग्लूकोज इज़ द ओनली न्यूट्रिएंट विच इज़ यूज्ड इन सर्टेन टिश्यूज़ लाइक ब्रेन है, रेटिना है, जर्मिनल एपिथीलियम है, ये सब जो है केवल और केवल ग्लूकोज को न्यूट्रिएंट की फॉर्म में लेते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, क्योंकि यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता नहीं है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता है तो उसकी वजह से जो इन ऑर्गन्स को ग्लूकोज की जो सप्लाई है वो कम हो पाती है। तो इंटरडाइजेस्टिव पीरियड जो होता है केवल उसी समय ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेन के द्वारा यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं। इसीलिए हमारा ये मानना, हमारा जो इंडियन पैटर्न है उसमें ये मानना कि
2 मील के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो होना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जो ये ऑर्गन्स है, रेटिना है, ब्रेन है, जर्मिनल एपिथेलियम है, इनको, इन टिश्यूज़ को ग्लूकोज मिल पाता है। और वो ग्लूकोज कैसे मिलता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की वजह से मिल पाता है। तो इस तरह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। नाउ ग्लूकागॉन के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ग्लूकागॉन क्या है, ये एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड है जो कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लूकोज बनाने को की प्रोसेस को इंक्रीज करता है, और ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी इंक्रीज करता है। और ये फैटी एसिड्स जो हैं उनके एडिपोज टिश्यूज से फैटी एसिड्स बनाने की प्रोसेस को भी इंक्रीज करता है। इस तरह से जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो एक तरह से इंसुलिन का सपोर्टिव एंजाइम है, जो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नाउ रेगुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन सिक्रीशन। ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को कैसे रेगुलेट करते हैं, जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है वैसे ही ब्लड ग्लूकागॉन जो है वो जैसे ही बॉडी ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज होता है वैसे ही ग्लूकागॉन का सिक्रीशन इंक्रीज होता है। और ये इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो कि हाइपोग्लाइसेमिया से होती है। और जैसे ही बॉडी में ब्लड में अमीनो एसिड्स इंक्रीज होते हैं तो ये ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करते हैं। मसल एक्सरसाइज भी ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को स्टिम्युलेट करती है। नाउ सोमेटोस्टेटिन जो एक और हार्मोन है जो कि डेल्टा सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और जब इंजेक्शन ऑफ फूड होता है तब सोमेटोस्टेटिन सिक्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड ग्लूकोज क्योंकि उस समय इंक्रीज होता है, अमीनो एसिड्स इंक्रीज होते हैं, फैटी एसिड्स और जीआई ट्रैक्ट हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। इन सब की वजह से सोमेटोस्टेटिन का भी सिक्रेशन इंक्रीज होता है। नाउ इसके इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट है कि इट एक्ट्स ऑन आइसलेट्स ऑफ लैगरेंस, और ये इंसुलिन के सिक्रेशन को और ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, और डिक्रीजेज मोटिलिटी ऑफ स्टमक, डिओडिनम एंड गॉल ब्लैडर। और जो स्टमक, डिओडिनम और गॉल ब्लैडर की जो मोटिलिटी है उसको भी डिक्रीज करता है, और जीआई ट्रैक्ट के जो सिक्रीशंस हैं और उनके एब्जॉर्प्शंस हैं उनको भी डिक्रीज करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेनक्रियाज एंड उससे निकलने वाले जो हार्मोन हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। थैंक यू।